हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर से हम लोग क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैक कंप्लीट किया है। आपको लग रहा होगा कि सर स्टैक की एप्लीकेशंस वगैरह वो कब आएंगी। वो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएंगी, मतलब आगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आ जाएंगी। पहले हम क्यू पढ़ लेते हैं। एक बार स्टैक और क्यू का प्रॉपर आइडिया हो जाएगा ना, उसके बाद फिर हम जब एप्लीकेशन पढ़ रहे होंगे स्टैक की, तो वहाँ पे मैं छोटी छोटी सी बातों को आपको आंसर कर पाऊंगा कि यहाँ पे क्यू क्यों नहीं यूज हो सकता, या यहाँ पे क्यू यूज होगा तो फिर क्या आएगा एंड सॉन। वो कुछ कुछ बातें हैं जो मुझे लिंक करनी है। तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहा करो, जब आप मुझसे पढ़ रहे हो ये सवाल मत करना कि सर सीक्वेंस में गड़बड़ है एंड सो ऑन। तो मैं काफ़ी सालों से टीच कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं किस सीक्वेंस को प्रॉपर फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, क्यू डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, क्यू क्या होता है, बिल्कुल बेसिक आइडिया अगर मैं आपको दूं, जैसे सपोज कर लो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, और ये टिकट दे रहा है। ठीक है, जैसे आपको ट्रेन पकड़नी है या बस पकड़नी है, तो आप लाइन में लग के टिकट लोगे, है ना। ये आदमी टिकटें बांट रहा है, तो ऑफ कोर्स क्या होगा जी, लाइन लग जाएगी। ये लाइन जो लग रही है वही क्यू है। ठीक है, तो जैसे पर्सन वन, सबसे पहले एक आदमी आया। ठीक है, लेट मी कॉपी दिस, इसकी हम क्लोनिंग कर लेते हैं। हाँ जी, उप्स, हाँ। तो एक पर्सन आया, ये लाइन में लग गया। ठीक है, फिर अगला जो आएगा वो इसके पीछे लगेगा। फिर एक आदमी और आएगा, वो इसके पीछे लगेगा। फिर एक आदमी और आएगा, वो इसके पीछे लग जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो ये पर्सन वन हो गया, ये पर्सन टू, ये पर्सन थ्री, ये पर्सन फोर। और ये जो है, ये टिकट बांट रहा है, ये आदमी वो है जो टिकटें दे रहा है। तो जैसे ही पर्सन वन टिकट ले लेगा, वो ऑफ कोर्स यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्यू से बाहर हो जाएगा, और ये सारे ऑफ कोर्स आगे हो जाएंगे। बीच में सपोज कर लो कोई और पर्सन आ गया, तो वो ऑफ कोर्स पीछे आकर के लगेगा। बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है भाई, लाइन में कैसे लगते हो भाई। गुंडा थोड़ी है, गुंडा होगा तो यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा और बोलेगा कि जहां से मैं खड़ा होता हूँ वहां से लाइन शुरू होती है। तो वो तो खैर सब है नहीं, तो चुपचाप से पीछे लगेगा। एक और आदमी आएगा, वो इसके पीछे लगेगा एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो एक एक करके लोगों को टिकटें मिलती जाएंगी, वो हटते चले जाएंगे, और जो भी नया आदमी आएगा वो यहाँ पे लगेगा। है ना, बिल्कुल ऑब्वियस है, इसमें कुछ भी नहीं है बेटा। तो ये पर्सन फाइव हो गया, ये पर्सन सिक्स हो गया, ये पर्सन सेवन हो गया। है ना, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम साफ सुथरा काम। क्या होगा, पीछे आकर के चुपचाप लाइन में लग जाओ। है ना, और यहाँ से एक एक करके यहाँ से आदमी निकलते जाएंगे। ठीक है, पर्सन टू ने भी टिकट सपोज कर लो ले ली, तो पर्सन टू भी आउट हो जाएगा। फिर पर्सन थ्री ने टिकट ले ली, तो वो भी आउट हो जाएगा एंड सो ऑन, एक एक करके आउट होते जाएंगे। ठीक है ना, मतलब बाहर निकलते जाएंगे। समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, तो यही है एक किस्म से हमारा क्यू। ठीक है, तो इसी को हमारे को इम्प्लीमेंट करना है, तो हम उसको बोल देंगे क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, जैसे हम इसको ऐसे ऐसे समझ लें कि दिस इज योर क्यू, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट एंड। है ना, जैसे यहाँ पे खड़े होकर आप टिकटें बांट रहे हो, तो फ्रंट कहाँ है भाई, ऑफ कोर्स यहाँ है। दिस इज द फ्रंट, एंड दिस इज द रियर एंड, रियर एंड ऑफ द क्यू। ठीक है ना, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ ना, आपको जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन चलता रहेगा कि क्यू में कैसे होता था, क्या होता था। बिल्कुल साफ सुथरा आपको समझा रहा हूँ भाई। बिल्कुल सामने जो खड़ा है वो फ्रंट एंड है ना, और जो बिल्कुल पीछे है वो क्या है, रियर एंड है। तो इंसर्शन कहाँ से होगी, मतलब आदमी नए नए कहाँ पे आके जुड़ रहे थे, मैंने क्या दिखाया था, पीछे 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 लगते चले जा रहे थे, एक के पीछे एक के पीछे एक। तो ऑफकोर्स रियर रियर एंड से इंसर्शन होगी। ठीक है ना, तो यहां से हमारे पास होगी इंसर्शन। ठीक है, अच्छा, और डिलीशन कहाँ से होगी, ऑफ कोर्स भाई टिकट ले ली, टिकट ले ली तो तुम बाहर हो जाओगे ना, क्यू से निकल आओगे बाहर। तो बाहर कहाँ से निकल रहे हो, फ्रंट एंड से। तो ये क्या हो जाएगी जी, यहाँ से होगी डिलीशन। ठीक है, यहाँ पे टिकटें अगर कोई बंदा बांट रहा है, तो यहाँ से आउट होता जाएगा ना आदमी ले लेके टिकट, और जो आ रहा होगा वो पीछे आके लगेगा। ठीक है ना, तो फ्रंट एंड से हमेशा डिलीशन होगी, रियर एंड से हमेशा इंसर्शन होगी क्यू में। बताओ भाई, कोई डाउट आ रहा हो तो। साफ सुथरा है एकदम। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब वही बात है, अभी क्यू है तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। हमारे पास दो तरीके होंगे, मैंने आपको हमेशा बता रखा है बेटा। दो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास, जिससे हम सारे आगे डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तरीका तो होगा जी, हम यूज कर लेंगे एरे का। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा जी, हम यूज कर सकते हैं लिंक लिस्ट का। तो ऑफ कोर्स जैसे हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट किया था, तो पहले मैंने एरे से इम्प्लीमेंटेशन दिखाई थी, और फिर हम लोग लिंक लिस्ट की तरफ गए थे, क्योंकि थोड़ा सा लिंक लिस्ट में मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को कि भाई पॉइंटर होंगे एंड सो वो सब में। है ना, तो एरे वाला आसान था, बट लिंक लिस्ट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था। लेकिन क्यू डेटा स्ट्रक्चर में मैं थोड़ा सा उल्टा चलूंगा। मैं पहले लिंक लिस्ट के थ्रू इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा, और बाद में हम लोग स्टैक के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ठीक है ना, सॉरी, एरे के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, और ऑफ कोर्स क्यू को हम स्टैक से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक सवाल आपके दिमाग में और आ रहा होगा कि सर आपने जब स्टैक पढ़ाया था तो आपने कहा था हम स्टैक को क्यू की हेल्प से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, याद आ रहा है। देखो मैंने आपको बताया था,
है ना। तो आपको लग रहा होगा कि सर ने स्किप कर दिया, आपको पता है बेटा स्किप करना मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, मैं कुछ भी स्किप नहीं करता, वो ऑफ कोर्स अभी आगे आएगा। जब तक कॉमन सेंस की बात है बेटा, जब तक मैं क्यू नहीं पढ़ाऊंगा, तो क्यू पढ़ाए बिना मैं स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट कर दूं क्यू की हेल्प से, है ना। तो स्टैक की इंप्लीमेंटेशन मैंने आपको बताया था, एरे से कर सकते हैं, लिंक लिस्ट से कर सकते हैं, और साथ साथ क्यू से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो इम्प्लीमेंटेशन अभी बच रही है, ऑफ कोर्स वो आगे आने वाले लेक्चर्स में आ जाएगी, टेंशन मत लेना, मेरे को सब याद है, मैं कुछ भूलता नहीं हूँ, ठीक है। ओके, और एरे और लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन तो हम लोग अच्छे से देख ही चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्यू की इम्प्लीमेंटेशन होगी, एरे से, लिंक लिस्ट से और स्टैक से भी होगी, वो भी ऑफ कोर्स हम देखेंगे आगे चल के, लेकिन ये बाद में देखेंगे, दैट इज द थर्ड, इसलिए मैंने इसकी थर्ड प्रायोरिटी रखी है। तो सबसे पहले हम लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, फिर एरे के थ्रू देखेंगे, और फिर जैसे होगा हम आगे स्टैक के थ्रू भी देखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमारा एम रहेगा कि क्यू को हम लोग लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करें, उसकी पूरी डिटेल स्टडी देखेंगे। चलो आ जाओ आगे, शाबाश, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग स्टैक की इंप्लीमेंटेशन बच रही है क्यू की हेल्प से, वो अभी देखनी है हमने आगे ऑफ कोर्स, और जो एप्लीकेशन है स्टैक की वो भी बच रही है, उसको भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। टेंशन मतलब वो सब दिखाऊंगा आगे, थोड़ा सा क्यू पढ़ लेते हैं पहले, फिर देखेंगे, ठीक है। तो नाउ वी वांट टू इम्प्लीमेंट, what exactly we want to implement queue using linked list. What exactly do we mean by implementation? वो सब बातें हमने बहुत बार लास्ट लेक्चर्स में कर रखी हैं। जैसे स्टैक में दो होते थे, एक पुश और एक पॉप, ऐसे ही क्यू में दो ऑपरेशन होते हैं, एक एन क्यू और एक डी क्यू, एन क्यू ऑपरेशन और एक डी क्यू ऑपरेशन। एन क्यू मतलब इंसर्शन, डी क्यू मतलब डिलीशन, ठीक है ना। तो ये हो गया जी इंसर्शन, और ये हो गया जी डिलीशन। तो मतलब मोटी मोटी बात करूं, अगर आपको लिंक लिस्ट के थ्रू क्यू को इंप्लीमेंट करना है, तो आपको बस ये दो फंक्शन इंप्लीमेंट करके दिखाना है, एक एन क्यू और एक डी क्यू। अगर आपने ये दोनों फंक्शन दिखा दिए, हम बोल देंगे कि हमारा क्यू बन गया लिंक लिस्ट के थ्रू। कितना ऑब्वियस है, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब एक ये बात आप बिल्कुल ऑब्वियसली सोच पा रहे होगे, स्टैक में हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल होता था टॉप, है ना, जो पॉइंट करता था टॉप मोस्ट एलिमेंट को। लेकिन क्यू में हमारे को दो वेरिएबल रखने पड़ेंगे, एक होगा जी फ्रंट के नाम से एफ, और एक होगा जी रियर के नाम से आर, ऐसे रख लो, है ना, एफ और आर। तो ये बताएगा फ्रंट एंड के बारे में, और ये बताएगा रियर एंड के बारे में। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो स्टैक के पास सिर्फ एक ही एंड था ना, यहीं से इंसर्शन थी, यहीं से डिलीशन थी, सिर्फ एक ही एंड था। लेकिन यहाँ पे बेटा दो अलग अलग एंड है, ठीक है ना, ये फ्रंट एंड हो गया और ये रियर एंड हो गया। तो फ्रंट एंड से हमारे पास डिलीशन होती है, और रियर एंड से हमारे पास इंसर्शन होती है। तो इसका मतलब हमारे को दो वेरिएबल रखने पड़ेंगे, एक फ्रंट और एक रियर। दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक टॉप होता था, जो कि दोनों काम करवा देता था, इंसर्शन डिलीशन दोनों में ही, मतलब पुश और पॉप दोनों में हम टॉप का यूज करा करते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, फ्रंट और रियर का अलग अलग होंगे, तो ये हमारे को यूज करने पड़ेंगे ढंग से। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, तो दो अलग अलग वेरिएबल हमारे को रखने पड़ेंगे। क्लियर हो गया जी? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंटेशन दिखानी है, तो सबसे पहले इनिशियली हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम रख सकते हैं फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू जीरो। इनिशियली अभी कुछ है ही नहीं हमारे पास, बिल्कुल खाली है क्यू। तो ये हो जाएगी हमारी यू कैन से कंडीशन फॉर एम्प्टी क्यू, ठीक है ना। दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस, कंडीशन फॉर एम्प्टी, कुछ है ही नहीं, तो फ्रंट और रियर दोनों जीरो को पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है। और ये जो है ये एक्चुअली में पॉइंटर होंगे, है ना, मतलब इन द सेंस जैसे हम लिंक लिस्ट का यूज कर रहे हैं, तो स्ट्रक्ट नोड, ठीक है ना, और इंट वैल्यू, और स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, ये हम नोड का स्ट्रक्चर रखेंगे। तो नोड में दो चीजें होंगी, एक होगी वैल्यू और एक होगी पॉइंटर टू द नेक्स्ट, जैसे हम लिंक लिस्ट में किया करते थे, बिल्कुल वही कहानी है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना। तो जो फ्रंट और रियर है वो भी ये इसी टाइप, नेक्स्ट टाइप के ही पॉइंटर हैं। तो मतलब यू कैन डिफाइन स्ट्रक्ट नोड स्टार एफ, स्ट्रक्ट नोड स्टार एफ कॉमा स्टार आर, ठीक है, ये फ्रंट और ये रियर। तो फ्रंट इज ए पॉइंटर टू स्ट्रक्ट नोड टाइप, रियर इज ए पॉइंटर टू स्ट्रक्ट नोड टाइप, एंड सो ऑन। वो सब आप खैर जानते ही हो, तो हमने ये पॉइंटर्स डिफाइन किए हुए हैं, और इनिशियली हमने उनमें नल डाल करके रखा हुआ, दैट मींस दे आर पॉइंटिंग नोवेयर, दैट मींस व्हाट क्यू इज ऑफ कोर्स एम्प्टी, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू नल, दैट मींस व्हाट कि ये दोनों एम्प्टी हैं, ठीक
ठीक है ना, मतलब कहीं पॉइंट नहीं करे, नल पॉइंटर याद है आपको, ये सब बातें हमने पहले कर रखी हैं। तो डिफाइन करते करते टाइम ही बोल दो बेशक से, स्टार एफ इज इक्वल टू नल कॉमा स्टार आर इज इक्वल टू नल, यहीं पे इनिशियलाइज करा दो इनको, ताकि ये डैंगलिंग पॉइंटर्स ना बने एंड ऑन, वो सब बातें हमने पॉइंटर्स में सारी कर रखी हैं, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, खैर तो कंडीशन आ गई हमारे को। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नोड इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो नोड इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों के दोनों अभी तो जीरो पे थे, तो जैसे ही पहली नोड आएगी है ना, उसके अंदर से वैल्यू 5 आ गई, और ऑफ कोर्स एक ही नोड है, तो नेक्स्ट इसका नल होगा, नोड बना ली, और फ्रंट भी हमारा यहीं पे खड़ा हो जाएगा, और रियर भी हमारा यहीं पे खड़ा हो जाएगा। तो द वेरी फर्स्ट नोड की ये कहानी होगी। ठीक है, अच्छा अब आपको एक नोड और डालनी है, तो कहाँ पे डालोगे बताओ, इधर के इधर, कॉमन सेंस से बताओ, क्यों बना रहे हो, लाइन लगा रहे हो लोगों की, जैसे देखो यही इसलिए तो मैंने आपको लिंक लिस्ट से पहले दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि लिंक लिस्ट के थ्रू इतना बढ़िया विजुअलाइज हो जाएगा आपको, आपको जिंदगी भर कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी क्यों में। ठीक है, स्टैक्स एरे से भी मैं दिखाऊंगा ऑफ कोर्स आपको, है ना, एरे से भी हम लोग देखेंगे, वो कोई बात नहीं, बट लिंक लिस्ट के थ्रू इतनी ब्यूटीफुल इंप्लीमेंटेशन है कि मैं क्या बताऊं। अब देखो मैंने आपको कैसे दिखाए थे भाई, आदमी पर्सन टू पर्सन थ्री, एक के पीछे एक ऐसे लगाए थे ना, तो बिल्कुल ऐसे ही लगाओ, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक नई नोट डाली, है ना, तो हम जैसे सपोज कर लो से वैल्यू डाल दी हमने 8। ठीक है, तो ये नल हो जाएगा, और यहाँ पे इस नल, अब ये नल नहीं होगा, अब ये इसको ऐसे पॉइंट करने लग जाएगा, और ऑफ कोर्स रियर यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, रियर नेक्स्ट इधर आगे आ गया। अच्छा एक और हमने नोड इंसर्ट करी, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये नल हट जाएगा, यहाँ पे नोड आ जाएगी से 15 वैल्यू डाल दी, और ये नल हो जाएगा। तो आपको लग रहा होगा कि सॉर्टेड फैशन में क्यों चला रहे हो, तो कोई बात नहीं, मैं एक और नोड डाल देता हूँ, है ना। तो फिलहाल पहले इसको रियर को उठा के इधर करो। अच्छा जी, और फिर एक नोड में सपोज को मैंने वैल्यू डाल दी 2। ठीक है, और फिर यहाँ पे नल हो गया, और फिर क्या होगा, ये रियर उठ के इधर आ जाएगा। ठीक है, एंड सोना हम ऐसे ऐसे करके वैल्यूज डालते चले जाएंगे। अच्छा अब अगर डिलीशन करनी होगी तो कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स कैसे हमने डिलीट करके दिखाया था बेटा, है ना, आदमियों को कहाँ से उठाया था एक एक करके, देखो आगे आगे से निकालते गए थे, है ना। तो फ्रंट एंड से डिलीशन और रियर एंड से इंसर्शन, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो वही तरीके से हमारे को चलना होगा। तो अगर आपको डिलीशन करनी है तो कहाँ से करोगे बेटे, एफ से, है ना, जहाँ पे फ्रंट एंड पॉइंट करे, क्योंकि देखो यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले ये डिलीट होगी, फिर ये फिर ये फिर ये, सबसे पहले आई कौन सी थी, ये थी, 5 आया था, फिर 8 आया था, फिर 15 आया था, फिर 2 आया था, और डिलीशन में फिर ऐसे ही चल रहा है। तो इसलिए क्यू को हम क्या बोलते हैं, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर, है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन लास्ट आउट, फीफो या एल आई एल ओ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एल आई एल ओ, लास्ट इन लास्ट आउट, ऐसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, बट स्टैक क्या था, फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो सबसे पहले है वो लास्ट में जाएगा, या लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में है वो पहले जाएगा। ऑफ कोर्स एक ही एंड था ना, वहीं से इंसर्शन वहीं से डिलीशन, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक हम डालते जाते थे, तो नीचे वाले थे वो दबते जाते थे, ऊपर ऊपर नहीं आते जाते थे एंड्स ऑन, है ना। तो वही चीज यहाँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग काम है ना। तो 5 आया, 8 आया, 15 आया, 2 आया, तो हम सबसे पहले किसको उड़ाएंगे, 5 को, फिर 8 को, फिर 15 को, फिर 2 को। ठीक है ना। तो क्या होगा, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, सबसे पहले ये नोड डिलीट होगी, अगर आप डिलीशन करना चाहते हो, ये नोड उड़ जाएगी, और फ्रंट हमारा उठ के इधर आ जाएगा। फिर हमने इस नोड को डिलीट किया, तो फ्रंट को उठा के इधर कर देंगे। फिर हमने इस नोड को डिलीट किया, और फ्रंट को उठा करके इधर कर देंगे। और फिर फाइनली जब हम इस नोड को डिलीट करेंगे, तो फ्रंट और रियर दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, नल हो जाएंगे। ये हमारा बेसिक सिनेरियो है। क्लियर हुआ एकदम सब लोगों को, बस अब कुछ नहीं है। अगर हमारे को ये चीज बेसिक समझ में आ चुकी है, कोड लिखना तो 2 मिनट की बात है। अगर आपको थ्योरी और ये सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं, कोड तो बेटा चुटकी बजा के आप लिख डालोगे। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो शाबाश, स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले एनक्यू की कहानी करते हैं ना, सबसे पहले हमने नोट्स डाली थी, तो एनक्यू की कहानी करते हैं। ठीक है ना। तो वैल्यू होगी कुछ ना कुछ से, एक्स वैल्यू में डालना चाहता हूँ, तो इसलिए हमने एनक्यू एक्स कर दिया, तो मतलब एक नई नोट डालनी है जिसकी वैल्यू है एक्स। तो कैसी होगी एनक्यू, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये जैसे सबसे पहले हमने 5 वाली नोट डाली थी, तो अगर इनिशियली एफ और आर दोनों के दोनों जीरो पे बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम ऑफ कोर्स एक नई नोट इंसर्ट करने के बाद एफ और आर दोनों को, फ्रंट और रियर दोनों को इसी नोट पे को पॉइंट कराते थे, है ना। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले यही काम हमारे को करना है। हाँ बट एनक्यू कर रहे हो तो एक नई नोट तो बनानी पड़ेगी ना, तो पहले नोट बनाओ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रक्ट नोड बनानी आपको आती है, स्ट्रक्ट नोड स्टार पी दैट इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड स्टार एमएलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड।
तो ये मेमोरी हमारे पास आएगी। कहाँ से आती थी याद करके बताओ, हीप से आती थी। ये सब नहीं पता तो सी लैंग्वेज देखो भाई, है ना। हाँ जी, तो हीप से मेमोरी आ जाएगी इतनी, जो भी नोड का साइज होगा उतनी मेमोरी हम ले लेंगे। अब वो हमारी देखो, ये लिखने का तरीका सबसे बढ़िया क्यों है, साइज वाला, साइज ऑफ वाला, क्योंकि अब वो हमारी इच्छा है हम इंटीजर कितने बाइट का ले रहे हैं। जैसे देखो नोड का स्ट्रक्चर ये था ना, वैल्यू है और नेक्स्ट है, पॉइंटर कितने बाइट का है और इंटीजर कितने बाइट का है वो हमारे को नहीं पता। अलग अलग कंपाइलर पे अलग अलग सब रिप्रेजेंटेशन है, मतलब अलग अलग कंपाइलर में अलग अलग साइजेस होते हैं। जैसे टर्बो सी कंपाइलर है तो उसमें 2 बाइट का इंटीजर होगा, 2 बाइट का पॉइंटर होगा। ठीक है, अब एनसाई में वैल्यू जो इंटीजर है वो 4 बाइट का हो सकता है एंड सॉन। तो उस सब में हम फंसने नहीं चाहते, इसलिए हम साफ सुथरा काम करते हैं और हम यहाँ लिख के भाग जाते हैं साइज ऑफ, बस जितना होगा देखी जाएगी। फालतू की क्यों अपने हिसाब से कैलकुलेशन क्यों करें, साइज ऑफ ऑपरेटर हमारा यही काम करता था। याद आ रहा होगा। अगर ये सब चीज़ आपको नहीं आती तो मैं बार बार बताता हूँ बेटा, ये सब पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है, आपको पहले सी लैंग्वेज ढंग से आनी चाहिए। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड सॉन वो सब हमने यहाँ वहाँ पे ये सब चीज़ें डिस्कस कर रखी है। ठीक है, आ जाओ इधर। सक नोड 4 पे ये सब कर लिया, तो मतलब अब फिलहाल हुआ क्या है, हमारे पास एक नोड बन चुकी है। ठीक है, और p इज द पॉइंटर टू दैट नोड। ठीक है, अब उसमें वैल्यू क्या डालनी है, x, तो हम क्या बोलेंगे, p val इज इक्वल टू x। ठीक है ना, वैल्यू जो होगी वो x, मतलब यहाँ पे x आ गई। और ऑफ कोर्स जो इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो हमारे को नहीं पता, तो आप लिख सकते हो बेशक से p का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल या एंड सॉन। वो खैर अभी हम देख लेते हैं आगे हमारे को क्या करना है, उसके हिसाब से हम कर लेंगे। अभी फिलहाल बस इतनी बात करो, वैल्यू x होगी ना। अच्छा, अब हमारे को ये देखना पड़ेगा बेटा कि अब नोड तो बन चुकी है, तो क्या ये पहली नोड है क्या। अगर क्यू के अंदर ये सबसे पहली नोड होगी तो हम देखेंगे ना, तो वो कैसे पता लगेगा, फ्रंट रियर दोनों 0 होने चाहिए। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्रंट और रियर दोनों को हम इस नोड को पॉइंट करा देंगे। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इफ f इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0, फ्रंट और रियर दोनों 0 बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे, f इज इक्वल टू r इज इक्वल टू p, दोनों के दोनों फ्रंट और रियर दोनों दोनों वहीं पॉइंट करेंगे जहाँ पे p पॉइंट कर रहा था। तो मतलब f भी यहीं आ गया, r भी यहीं आ गया। और साथ साथ हम क्या बोल सकते हैं कि अब आपकी सब सभी एक जगह पॉइंट कर रहे हैं, तो p का जो नेक्स्ट होगा आप उसमें नल डाल दो, या फ्रंट का नेक्स्ट बोल दो या रियर का नेक्स्ट बोल दो, क्योंकि सारे एक जगह पे बैठे हैं, और उसमें नल डाल के अपना काम खत्म करो। हो गया जी। ठीक है, अच्छा एल्स, एल्स का मतलब क्या होगा, ये पहली नोड तो नहीं है जी, मतलब कोई दूसरी तीसरी चौथी नोड होगी, तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब पहली नोड में टेंशन थी, बाकी नोड में तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं थी। हमने रियर को आगे आगे खिसका दिया था, याद करो, है ना। फ्रंट अपना वहीं खड़ा रहा था, फ्रंट की टेंशन नहीं है हमारे को, फ्रंट से लेना देना नहीं है। जहां पे भी बस इतनी बात करो, रियर जहां पे पॉइंट कर रहा है वो उसके नेक्स्ट में देखो। अब जैसे ये आप याद आ रहा है आपको, जैसे देखो आपने 5 डाल के रखा हुआ है, ठीक है ना, 5, और ये नल था, फ्रंट भी यही था और रियर भी यही था। तो जैसे ही आपने एक नई नोड डालनी है, तो नई नोड हमने क्रिएट कर ली। नई नोड क्रिएट करने के बाद उसमें जो भी वैल्यू डालनी होगी डाल ली। और जो रियर का जो नेक्स्ट होगा, बस ये ध्यान रखना, रियर का नेक्स्ट हो जाएगा ये, मतलब p इज द पॉइंटर टू दिस न्यू नोड ना, हमने नई नोड क्रिएट कर ली, p इज द पॉइंटर, तो रियर के नेक्स्ट में क्या डाल देना है, p, और p के नेक्स्ट में क्या डाल देना है, नल, बस इतना काम करना है। ठीक है, और ऑफ कोर्स, हाँ, और ऑफ कोर्स रियर को उठा करके शिफ्ट कर देना इधर, तो रियर वहां पे पॉइंट करेगा जहाँ पे p पॉइंट कर रहा था। तो मतलब आपको सिर्फ 2 चीजें लिखनी है, क्या, जो रियर का जो नेक्स्ट होगा वो p हो जाएगा, और रियर इज इक्वल टू पी हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब पी जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वहीं रियर पॉइंट करने लग जाएगा, और रियर जहाँ पे पॉइंट कर रहा था उसका नेक्स्ट ये हो जाएगा। अब आपको दिक्कत आ रही है तो एक और नई नोट डाल के देख लो। से सपोज कर लो मैंने एक नई नोट डालनी है, तो से एक नई नोट डाली और उसके अंदर वैल्यू से वाई है, और वो ऑफ कोर्स उसको पी पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा। अब पी यहाँ से उड़ा दो ना, अब हमारा से को मतलब नहीं है, नई नोट हमने बनाई है, नया फंक्शन कॉल हुआ होगा एंड सो, तो पी इधर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, वही चीज, रियर का नेक्स्ट इज इक्वल टू पी, लो जी, रियर का जो नेक्स्ट होगा वो पी हो जाएगा, और रियर इज इक्वल टू पी हो जाएगा। तो रियर इज इक्वल टू पी करने का मतलब इधर के सके, बस कितना आसान काम है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था लिंक लिस्ट सबसे ब्यूटीफुल काम है, मतलब साफ सुथरा तुम्हारे को विजुअलाइज हो जाएगा कि क्यू एग्जैक्टली कैसे बन रहा है। ठीक है ना, अच्छा जी, तो एल्स में आकर के हम क्या लिखेंगे, मतलब एफ इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब ये पहली नोड नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी कुछ नोड्स हैं, मतलब एक नोड हो, 2 नोड हो, 3 नोड हो, हमारे को मतलब नहीं है, मतलब हमारे पास देयर आर सम नोड्स इन द क्यू, बस इतना हमारे को पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर देयर आर सम नोड्स तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को क्या करना है, जो आर का जो नेक्स्ट होगा उसमें पी डाल देना है, और आर इज इक्वल टू पी कर देना, काम खत्म। ठीक है ना, कितना इजी काम है बेटा, कुछ भी नहीं है। अच्छा हाँ, एक पॉइंट मैं ये करना भूल गया, अगर p की वैल्यू नल हो गई, मतलब यहाँ से हम मैलोक से लेके एमएलोक से ले ही नहीं आ पाए, मतलब मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाई है, तो हम बोल देंगे कि क्यू हमारा भरा हुआ है ना, वी विल से दैट क्यू इज फुल। ठीक है, इस तरीके से हम सोच सकते हैं, मतलब मेमोरी नहीं है, बस सीधी सी बात है, मेमोरी नहीं है हमारे पास।
तो यहाँ पे हम एक छोटी सी लाइन डाल देते हैं, इफ पी डबल इज इक्वल टू नल या जीरो, जो मर्जी बोल दो, नल इज ए मैक्रो आपको पता है। तो आप प्रिंट एफ में क्या कह सकते हैं, क्यू इज फुल। ठीक है ना, क्यू हमारा भरा हुआ है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, और बस ठीक है। तो और फिर अगर ये इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी तो ठीक है ना, हम ये पी वैल्यू मैक्स डाल ही देंगे एंड सो। तो अच्छा, तो यहाँ पे एल्स डालना चाहिए था, है ना, या फिर यहीं पे हम ऐसे लिख देते हैं एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होगा, अपना प्रोग्राम से बाहर आ जाओ, है ना, एग्जिट फंक्शन कॉल कर दो। एग्जिट क्या करेगा, प्रोग्राम से बाहर ले आएगा हमारे को। ठीक है ना, नहीं तो अगर ये नहीं करना चाहते तो फिर इफ पी इज इक्वल टू नल में ये करना और एल्स में आकर के ये सारा काम करना। ठीक है ना, एल्स में आकर के सारा काम करना। तो ठीक है, आप अगर ये एग्जिट वैक्सिट मजा नहीं आ रहा तुम्हारे को तो तुम इसको हटा सकते हो। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग ना, आप किस तरीके से करते हो, क्या करते हो। मतलब हमारा मेन एम ये है कि पी अगर नल होगा तो क्यू इज इक्वल टू फुल करके हमारे को भाग जाना है। नहीं तो इफ के बाद ऑफकोर्स ये लाइन चलेगी चलेगी। तो पी नल है और नल की वैल्यू में आप एक्स डाल रहे हो तो ऑफकोर्स सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा एंड सो ऑन। वो सब बातें हमने पहले लिंक लिस्ट में भी कर रखी है, तो बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो अगर उस सबसे बचना चाहते हो, है ना, तो या तो यहीं पे एग्जिट करके भाग जाओ, नहीं तो इस इफ का एल्स सारा यहाँ पे नीचे लेकर के काम कर लो। ठीक है, तो लेट मी टेक से ग्रीन कलर और मैं बोल देता हूँ यहाँ पे एल्स। ये इफ हो गया, तो इफ का एल्स इसी के नीचे, और यहाँ पे हम एल्स की ब्रैकेट शुरू कर लेते हैं, और ये अपना नॉर्मल सारा जो भी चल रहा होगा, और एल्स की ब्रैकेट यहाँ पे खत्म कर देते हैं। ठीक है जी। तो अच्छा, ये वाली फिर ब्रैकेट नहीं आएगी, उप्स। हाँ जी, तो ये ग्रीन वाली एल्स की ब्रैकेट हो गई, ये इफ की ब्रैकेट, ये एल्स की ब्रैकेट, ये जो एल्स के अंदर था उसकी, और फिर फाइनली ये एन क्यू फंक्शन की ब्रैकेट भी बंद करनी पड़ेगी। तो लो जी, हम इसको भी बंद कर देते हैं, ऑरेंज कलर से ही ले लेते हैं। तो आप देख लो जरा कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा, तो आप ऐसे मैचिंग कर सकते हो, लाइनें खींच लो ना, उससे पता लग जाएगा। ये होगी जी हमारी एन क्यू की। ठीक है, ये इस इफ की, ये हरी वाली प्रॉपर एल्स की, ये इफ की, और ये एल्स की। बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, पूरा एक स्क्रीन पे आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये एनक्यू का कोड लिखना बिल्कुल इजी काम था, कुछ भी नहीं था इसमें, तो आप आराम से लिख गए हो गया। ठीक है ना, तो इंसर्ट करना है, तो हमारे को क्या करना होगा, आर का नेक्स्ट इज इक्वल टू पी और आर इज इक्वल टू पी, बस आगे आगे आर आर खिसकाते जाओ, मतलब जो रियर एंड था उसको आगे आगे खिसकाते जा रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं। एनक्यू आ गया, ओके वेरी गुड। अब हम देख लेते हैं डी क्यू। ठीक है ना, डी क्यू मतलब डिलीशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे को कोई आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है, और ऑफ कोर्स ये कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न कराएगा, तो हम इंट लिख लेते हैं जैसे स्टैक में था, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इफ एफ इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स अगर क्यू खाली हो तो फिर मैं डिलीशन का ही करूंगा, है ना। तो इफ आर एफ इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू जीरो, तो हम क्या लिख देंगे, प्रिंट एफ क्यू इज एम्प्टी। तो हम ऑफ कोर्स क्या रिटर्न करें और क्या ही कर सकते हैं उसमें, कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, फिर हम लिखेंगे एल्स। अब एल्स में आकर के सारा काम शुरू करेंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे हो गए ना। अच्छा, तो मतलब एफ और आर जीरो नहीं है, समथिंग इज देयर। हाँ, तो अब यहाँ पे वही बात उठेगी, सबसे पहले हमारे को ऑफ कोर्स ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर क्यू में सिर्फ एक ही नोड हुआ, और आप ऑफ कोर्स, तो एफ और आर जीरो तो नहीं है ना, तो समथिंग विल बी देयर, तो एफ और आर दोनों एक ही जगह को पॉइंट कर रहे होंगे। तो उस सिनेरियो में क्या करना है, बस एक बात ये भी ध्यान रखना, एक ही नोड है क्यू में, उसकी निशानी क्या है, एफ और आर दोनों सेम जगह पे है, एफ इज इक्वल टू आर है, बट वो जीरो नहीं है ना। तो हम सीधा आगे चेक करेंगे कि इफ एफ इज इक्वल टू आर, अगर एफ और आर दोनों सेम है दैट मीन्स देयर इज ओनली वन नोड, और वन नोड है तो हम उसको डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद दोनों के दोनों जीरो कर देंगे, ये दैट इज द ऑफ कोर्स बेसिक थिंग। और अगर मल्टीपल नोड्स होंगी तो हम फ्रंट एंड से बहुत आराम से डिलीशन कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले हमारे को ये चेक करना पड़ेगा, तो अगर क्यू एम्प्टी हो तो फिर तो हमारे को कुछ करना नहीं है। एल्स में आकर के हम बोलेंगे कि इफ एफ डबल इज इक्वल टू आर, है ना। अच्छा, और प्लीज ये सब आप आई थिंक जानते हो, ऐसे कैस्केडिंग वगैरह रिलेशनल ऑपरेटर्स के नहीं करते हैं, ये सिर्फ एल्गोरिदम है, इसलिए मैं ये सब आपको दिखा रहा हूँ। नहीं तो हमारे को ये सब नहीं करना चाहिए, आप ये सब जानते हैं ना, सी लैंग्वेज में हमने ये सब डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको ढंग से बोलना है तो ऐसे बोलो, एफ इज इक्वल टू आर एंड एफ डबल इज इक्वल टू जीरो, या आर इज इक्वल टू, मतलब दोनों 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 सेम है और दोनों दोनों जीरो है।
तो प्रिंट एफ बोल देना क्यू इज एम्प्टी, और एल्स में आकर के हम क्या कहेंगे, इफ एफ डबल इज इक्वल टू आर। ये सब बातें क्या बोली हैं, सी लैंग्वेज देखो, है ना, क्योंकि वो सब चीजें हमने बहुत बार ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। वैसे तो एल्गोरिथम ही था तो हम सीधा लिख के भाग सकते थे, एफ इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू जीरो, जैसे मैंने सिंगल इक्वल टू करके लिखा हुआ था। बट सी लैंग्वेज में वो चीज ठीक नहीं है ना, एफ इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू जीरो लिखने का मतलब क्या होगा, हम तो असाइन कर रहे हैं हैंड्स ऑन, तो जीरो आर में साइन हो रहा है, और जो आर की वैल्यू एफ में साइन हो रही है हैंड्स ऑन, तो वो तो सारे जीरो बन जाएगा। खैर वो आप बेसिक है, वो सब आप जानते हो, इतना बेसिक बोल बोल के मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्लास का, है ना, आप जानते हो ये सब, ठीक है जी। तो क्यू एम टी हम देख लेंगे, और एल्स में आकर के हम बोलेंगे कि एफ एफ इक्वल टू आर, एफ और आर दोनों बराबर है, तो मतलब सिर्फ एक ही नोड है ना, सिर्फ एक ही नोड है। अब आप ये मत बोल देना कि सर अगर वो जीरो निकला तो फिर तो कुछ नहीं, बेटा वो ऊपर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर चेक कर रहे हैं, तो अगर ऊपर की बात हो रही है तो क्यू एम टी करके हम वहीं भाग जाएंगे। एल्स मैंने का मतलब ये है कि ये चीज नहीं चली है, तो हम नीचे आकर के फिर यहाँ पे देख रहे हैं एल्स में आकर के इफ एफ इज इक्वल टू आर, एक ही नोड है, तो हम क्या करेंगे, हाँ, तो एफ और आर एक ही जगह पे बैठे होंगे ना, तो हम बोल सकते हैं फ्री एफ, आपकी इच्छा है चाहे एफ बोल दो या आर बोल दो, जहाँ पे भी आप पॉइंट कर रहे थे उसको फ्री करा दो, और फिर नीचे आकर के हम बोल सकते हैं एफ इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू जीरो, या नल नल बोल दो, है ना भाई, ऑफकोर्स डैंगलिंग पॉइंटर ना बजाए इसलिए, ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो ना, सिर्फ एक ही नोड थी, एफ भी यही था और आर भी यही था। तो अब आपकी इच्छा है, चाहे आप फ्री एफ बोल दो चाहे आप फ्री आर बोल दो, वो तुम्हारी इच्छा है ना, क्योंकि एक ही जगह पे बैठे हैं, फ्री करा दिया तो ऑफ कोर्स डैंगलिंग पॉइंटर बनेंगे, तो सबसे बचने का तरीका क्या, एफ इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू जीरो कर दो, फटाफट से काम हमारा खत्म हो जाएगा। ये वाली बात होगी। अच्छा, तो अब हम इसका इस इफ का एल्स इसके नीचे लिखेंगे कि अगर या एक ही नोड नहीं है, मल्टीपल नोड्स आर देयर, तो बहुत आसान है ना। अब जैसे देखो हमने पीछे किया था, इफ वी हैव मल्टीपल नोड्स, तो इसे हम सबसे पहले इसको डिलीट कर रहे थे, जहां पे भी फ्रंट पॉइंट कर रहा था तो वहां डिलीशन होती थी, तो मतलब मोटी मोटी बात क्या थी कि एफ को हम क्या कर देंगे, अब एफ इज इक्वल टू एफ का नेक्स्ट, मतलब अगली नोड पे आ जाएंगे, और यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देंगे, तो मतलब हम ऐसे कर सकते हैं P इज इक्वल टू एफ, है ना, मतलब यहाँ पे इनिशियली एफ है, तो यहीं पे एक नया पॉइंटर ले आएंगे, P को P भी इधर पॉइंट करा लेगा, एफ इज इक्वल टू एफ का नेक्स्ट कर देंगे, मतलब एफ यहाँ आ जाएगा, और P को हम फ्री करा लेंगे। अगर आपने अगर P नहीं लिया पॉइंटर, और आपने सीधा एफ इज इक्वल टू एफ का नेक्स्ट कर दिया, तो इस नोड का हिसाब किताब कौन करेगा, हम फंस जाएंगे। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, ये सब बातें मेरे को बोलनी नहीं चाहिए। लिंक लिस्ट अगर आपने मेरे से पढ़ी हुई है ना, तो ये कोड आप अपने आप से लिख पा रहे होगे, क्योंकि लिंक लिस्ट में मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आपको सारा पढ़ाया था, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड सो ऑन, एक एक बात हमने पूरी डिटेल में पढ़ रखी है। तो ये तो आपके लिए बिल्कुल मतलब बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, सब चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है ना, कॉमन सेंस की बात है सब, है ना। ओके, अच्छा हाँ, और ये जो है वो वैल्यू मैंने रिटर्न नहीं कराई, सॉरी फॉर दैट, तो हम इसको थोड़ा सा रिटर्न करा लेते हैं। तो एफ इज इक्वल टू आर होगा, तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्स, इंटीजर वगैरह वो सब लिख के टाइम पास नहीं करना चाहता, आप सीधा बोल देना एफ इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एफ वेल या आर वेल, ठीक है ना, वेल हमने लिया था ना वैल्यू, और उसके बाद एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वेल, और फिर ये सब करके, उप्स, हाँ ये सब करके, और फिर आप बोल देना रिटर्न, ठीक है, एक्स हम रिटर्न करा देंगे, ठीक है जी। ओके, और उसके बाद फिर अब हम एल्स बड़े आराम से शुरू कर पाएंगे। एल्स में आकर के हम क्या करेंगे, हम्म यहाँ पे जैसे हमने देखा था, एक एक पॉइंटर ले लेते हैं, ठीक है ना, एक पॉइंटर पी ले लेते हैं, पी इज इक्वल टू एफ कर लेते हैं, तो जहाँ पे भी एफ पॉइंट कर रहा था वहीं पे पी पॉइंट करने के लिए आ गया। अब डिलीशन करनी है तो हम सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं कि एक एक्स वेरिएबल में ले लेते हैं पी की वैल्यू या एफ की वैल्यू, जो भी आपको ठीक लग रहा है, एफ वैल लिख लो या जो भी आपको लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक्स में वैल्यू आ चुकी है ना, हाँ, और उसके बाद फिर हम बोलेंगे जी फ्री पी, पी जहाँ पे पॉइंट कर रहा था उसको फ्री कर दो। अच्छा, या फिर पहले आप ऐसे कर लो, है ना, पी इज इक्वल टू एफ कर चुके हैं, एक्स इज इक्वल टू पी, और एफ इज इक्वल टू एफ का नेक्स्ट कर लो, है ना, मतलब एफ एफ आगे चला गया, हाँ, और अब आप आराम से करा सकते हो फ्री पी, तो जहाँ पे भी पी पॉइंट कर रहा था वो लोकेशन फ्री हो जाएगी, और इमीडिएटली फटाफट से नीचे लिख देना पी इज इक्वल टू नल, ताकि वो डैंगलिंग पॉइंटर ना बन जाए, बस खत्म, ठीक है ना। एल्स में हम ये कर लेंगे, हाँ, और ऑफ कोर्स क्या बोलेंगे, रिटर्न, रिटर्न एक्स, ना एक्स के अंदर हम वैल्यू लाए थे ना, तो रिटर्न एक्स, एक्स क्यों रिटर्न, वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं, वो हमने इंट लिखा हुआ था ना, इंट डी क्यू एंड सो, ठीक है।
तो ठीक है जी, एफ इज इक्वल टू आर एंड एफ इज इक्वल टू 0, तो क्यू एम्प्टी है हमारा, एल्स एफ इज इक्वल टू आर है अगर, तो मतलब एक ही नोड है, तो एक्स इज इक्वल टू एफ वेल, मतलब एफ की जो भी वैल्यू है वो एक्स में आ जाएगी, और हम एफ को फ्री करा देंगे, और फिर एफ इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 कर लेंगे ताकि वो डैंगलिंग पॉइंटर ना बने, और रिटर्न एक्स करा लेंगे। ठीक है ना, और ये बात होगी एफ इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 करने का मतलब क्यू खाली हो गया, और एक्स को हम रिटर्न करा लेंगे। अच्छा, एल्स में आकर के ये इफ था, इसका एल्स इसके नीचे आएगा, और हम क्या बोलेंगे, पी इज इक्वल टू एफ। तो ये आई थिंक समझ पा रहे होगे, देयर आर मल्टीपल नोड्स, है ना, तो फ्रंट एंड हमारा यहाँ पे बैठा होगा, और आप समझ पा रहे होगे ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ नोड्स होंगे, और यहाँ पे से रियर एंड बैठा होगा, तो यहाँ से डिलीशन होनी है, तो क्या करना है भाई, एक पॉइंटर पी लेना, यहीं पे पॉइंट करा देना, एफ को उठा करके आगे शिफ्ट कर देना, और इसको फ्री करा देना। ठीक है, उप्स, हाँ जी, इसको फ्री करा देना, तो यही हमने किया है, और जो भी इसकी वैल्यू थी वो रिटर्न करा देना, वही हमने सारा कुछ लिख लिया। तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें बोलनी नहीं चाहिए, लिंक लिस्ट में हमने सारा पढ़ रखा है, ये सब आपको आता होगा। एक्स इज इक्वल टू पी वेल, एफ इज इक्वल टू एफ का नेक्स्ट, फ्री पी, पी इज इक्वल टू नल, रिटर्न एक्स, काम खत्म। ठीक है ना, तो पी इज इक्वल टू, पिक्टोरियली समझ लो, पी इज इक्वल टू एफ करने का मतलब क्या होगा, पी इधर आ गया, एफ जहां था वहीं पे पी खड़ा है, एक्स इज इक्वल टू पी वेल, तो जो भी पी की वैल्यू थी वो एक्स में आ गई, एफ इज इक्वल टू एफ का नेक्स्ट, ठीक है, ये पी और एफ दोनों यहीं थे, एफ इज इक्वल टू एफ नेक्स्ट करने का मतलब एफ यहाँ पे आकर के खड़ा हो गया, फ्री पी कर लिया, पी को हमने फ्री करा लिया, और पी को नल कर दिया ताकि वो डैंगलिंग ना बने, और रिटर्न एक्स करा दिया, बस जो भी वैल्यू थी वो हमने रिटर्न करा दी, सो सिंपल, दैट्स इट, खत्म कहानी। ठीक है जी, तो डी क्यू भी हमारा कंप्लीट हो गया, तो ये एल्स पार्ट ये था, इफ पार्ट ये था, ये पूरा ये एल्स था इस इफ का। ठीक है जी, हो गया, मेरे ख्याल काम खत्म हो गया, डी क्यू भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे हमने लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट कर लिया क्यू को, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया आपको क्यू की, एन क्यू डी क्यू एंड सो सब देख लिया, सारा कुछ कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करना सीखेंगे क्यू को। ठीक है, चलो इस सबको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, एंड सो ऑन। अच्छा हाँ, एक बात मेरे को ये भी बताओ, क्या हमने कहीं लूप या कुछ लगाया है, ध्यान से देख करके बताओ, नथिंग, तो इसका मतलब एन क्यू और डी क्यू जो ऑपरेशन है हमारे पास, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी थीटा, कांस्टेंट टाइम लगेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि कोई लूप नहीं है, कुछ नहीं है, तो बहुत ईजी था। ठीक है, तो एरे से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से, जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो, एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है, बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो, बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा, डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।